Well, hello everyone. I'm Arsh Singh Chauhan, and today I'm here for a very quick primer on India-US relations. तो इंडिया एंड यूएस रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने बोला था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st century, एंड यूएस is one of the, I would say, like probably the only superpower right now. India is an aspirational superpower, an upcoming superpower. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ढंग से समझें. तो आई विल ट्राई एंड गो इनटू डिटेल इन ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं इंडिया यूएस रिलेशंस के, एंड जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस हैं, स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स एक वे फॉरवर्ड भी देखेंगे, बहुत ही प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड, जिससे इंडिया अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, एंड ऑल्सो ये इंश्योर कर सकता है कि हमारे यूएस के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो. बिकॉज येस, एज आई मैंशनड, इट इज़ द वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st century. एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सारे प्लेयर्स जो हैं, बीट रशिया और यूएसए और इवन द स्मॉलर रीजनल प्लेयर्स, उन सबको साथ में लेके चलें. बिकॉज ओनली देन इंडिया अपना जो गोल है वसुधैव कुटुंबकम का, वो अचीव कर सकता है. ओके, लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइडिया देना चाहूंगा कि करंटली क्या चल रहा है रिलेशनशिप में. तो इंडिया यूएस रिलेशंस में अगर हम देखें तो शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं रिलेशंस का. फॉर एग्जांपल, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला था दैट इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल एलाइज. और वो उन्होंने इसीलिए बोला था क्योंकि इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, एटलीस्ट अगर आइडियल्स के हिसाब से देखा जाए तो. एंड यूएस ऑफ कोर्स आल्सो कॉल्स इटसेल्फ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मलाइज्ड डेमोक्रेसीज, क्योंकि उनका जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1787 1789 के आसपास आया था. तो उनको 250 साल से ऊपर हो चुके हैं. बट यस, अगर इंडिया के सिविलाइजेशनल आइडियल्स देखे जाए तो जो हमारे रिपब्लिकन महाजनपदस थे, फॉर एग्जांपल वैशाली, वज्जी वगैरह, वहां पे से ही हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स आ रहे हैं. तो यस, जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है, एंड इसलिए शेयर्ड वैल्यूज हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. एंड एज वी नो, इंटरनेशनल रिलेशंस में रियल पॉलिटिक, हार्ड जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, रियल पॉलिटिक होता है, रियलिज्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. इसलिए हम शेयर्ड वैल्यूज से शेयर्ड इंटरेस्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं अब. बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा परमानेंट होते हैं. तो इसलिए मल्टी डिमेंशनल शेयर्ड इंटरेस्ट की तरफ हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, एंड वो हम ऑफ कोर्स मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस का अच्छे से करेंगे. एंड दो कीवर्ड्स हैं जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट कई बार सुनने को मिलेंगे. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. इसका मतलब बेसिकली वही है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, दे कंप्राइज द एंटायरिटी ऑफ द ग्लोब राइट नाउ. तो इंडो पैसिफिक अपने आप में अगर देखें तो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो बहुत है. यहाँ पे वेस्टर्न अमेरिकन कोस्ट से ईस्टर्न एशिया एंड ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, पूरा जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, ये सारा रीजन जो है इंडो पैसिफिक में आता है. तो इंडो पैसिफिक ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट जियो स्ट्रेटेजिक स्पेसेस देखा जाए तो, एंड वो एक नर्व सेंटर बन रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी. एज बहुत सारे थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हैं फरीद ज़कारिया, उन्होंने बोला था कि जो जियोपॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द नदर्न अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक. और उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि वहां पे जो मेजर प्लेयर्स हैं, अपकमिंग प्लेयर्स हैं, चाइना हो गया, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, उन सब के इंटरेस्ट वहां पे कन्वर्ज डाइवर्ज कर रहे हैं. मतलब बेसिकली जो जियोपॉलिटिक्स का कैलकुलस है वो बहुत ज्यादा इस रीजन में आ रहा है. तो इसलिए ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक के अलावा वेस्टर्न एशियन रीजन है, यहाँ पे I2U2 जैसे फॉर्मुलेशंस बने हैं. उसके अलावा बाकी बहुत सारे जो ट्रेड एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेट एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स हैं, डिफेंस एस्पेक्ट्स, मिलिट्री एस्पेक्ट्स. इंडिया और यूएस के रिलेशंस ट्रूली इन द ट्रू सेंस ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हैं. इसलिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूएस की, उसको उन्होंने मतलब ऑफिशियली टर्म कर रखा है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एंड इंडिया का ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और किसी कंट्री के साथ यूज नहीं होता है. एंड उसके अलावा वी हैव अ डायनामिक स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम. पहली बात तो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली वही है कि जो इंडिया यूएस रिलेशंस हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे. ऑफ कोर्स कई बार यूएस को ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल ट्रंप को अभी ऐसा लगता था कि इंडिया वाज चीटिंग इट, क्योंकि उनका इंडिया का बिकॉज $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था विद यूएसए. तो उन्होंने 25% के पेनल्टी टैरिफ्स मिला के 50% टैरिफ्स लगा दिए. तो वहां पे यूएस को लगा कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो नीचे हो रहे थे. उसके अलावा कई बार इंडिया को लगता है कि उसके इंटरेस्ट नीचे हो रहे. फॉर एग्जांपल
अभी जो रशियन ऑयल की वजह से जो 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा है, वही इंडिया को लग रहा था कि कोवर्जन है, मतलब बोला नहीं है वो स्पेसिफिकली, बट ऑफ कोर्स उनको लगा था कि एक कोवर्सिव पॉलिसी है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड पावर का यूजेज है, इकोनॉमिक टैरिफ्स का यूजेज है, जो कि अनफेयर है और एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट अगर प्रिंसिपल में देखा जाए तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अगेंस्ट भी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब वही होता है कि इंडिया अपने रिलेशंस किसी भी और प्लेयर को मद्देनजर रखते हुए ना करे, अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को टॉप पे रख के वो करे। बट ऑफ कोर्स यूएस को वो चीज कई बार पसंद नहीं आती है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम चलता रहता है, कभी यूएस ऊपर है, कभी इंडिया ऊपर है, कभी यूएस नीचे है, कभी इंडिया नीचे है, वो ऑफ कोर्स उनके अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम चलता रहता है और ये डायनामिक इसीलिए है बिकॉज जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो कोर पैरामीटर्स है वो आसपास फिक्स्ड हैं, बट ऊपर के जो शैलो पैरामीटर्स हैं, ट्रेड हो गया, टैरिफ हो गया, जो कमेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल लीडर्स के, ट्रम्प जैसे लीडर्स के कमेंट्स हो गए, वो सब बहुत ज्यादा डायनामिक है। बट हाँ, एक स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम बना रहता है बिकॉज जो बहुत ही आई वुड से जो कोर फाउंडेशनल एस्पेक्ट है इंडिया और यूएस के रिलेशन का, विच इज इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, चाइना, वो बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड है। उनके आसपास चीजें चेंज होती रहती है, बट जो कोर एस्पेक्ट्स है वो काफी फिक्स्ड है। आई थिंक दैट इज मोर और लेस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। अब हम इसके बाद एक सबसे पहले ना एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है। यस, तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में सबसे पहले हम इंडिया का 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था। 1940 इसी साल आई थिंक 1948 48 9 के आसपास यूएस रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एंड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एंड दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो स्टार्ट हो गए थे। लेकिन 1949 में जवाहरलाल नेहरू यूएस गए थे, उनका जो फर्स्ट विजिट था वहां पे उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो ही गया था उस टाइम पे। अगर हम वर्ल्ड वॉर टू देखें, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गया था, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गया था। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, वहां पे जो वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप है उसका डिवीजन आने लगा था। आयरन कर्टन स्पीच था जो यूके प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का। उसके बाद से कोल्ड वॉर मोर और लेस ऑफिशियली अनऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था, बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस ओनली। तो 49 में नेहरू वेंट टू यूएसए, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया था इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सुपर पावर ब्लॉक्स, ईदर यूएसए और यूएसएसआर लेड। तो वहां पे इंडिया ने बता दिया था कि हम अपना एक नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर एक थर्ड ब्लॉक बना के चलेंगे, जहां पे ग्लोबल साउथ के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, वो सब साथ में मिलके आएंगे, जिससे दे डू नॉट बिकम पॉन्स इन द global calculus and global chess calculations of the superpowers of USA and USSR। तो वहां पे उन्होंने एक बफर टाइप बनाने का नाम का मोर और लेस एक इन प्रिंसिपल जो प्रोपोजिशन है वो बता दिया था यूएस को, कि हाँ नाम जैसा कुछ एग्जैक्टली नाम नहीं बना था उस टाइम की, नॉन अलाइन मूवमेंट विल बी द नेम वगैरह वगैरह, वो आगे जाके फाइनल हुए हैं, मतलब उसके प्रिंसिपल्स वगैरह भी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस एंड अफ्रो एशियन यूनिटी वगैरह के प्रिंसिपल्स जो थे, बट वी वोंट गो इनटू द डिटेल। वहां पे उन्होंने बता दिया कि वी विल नॉट बी जॉइनिंग एनी ऑफ द सुपर पावर ब्लॉक्स। एंड ऑफ कोर्स सुपर पावर जैसे यूएसए, उनको क्या लगा, उनको वो चीज जो इंडिया की न्यूट्रलिटी थी, दे फाउंड दैट न्यूट्रलिटी टू बी एंटागनिस्टिक, मतलब उनको वो लगा कि ये न्यूट्रल है, मतलब अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे अगेंस्ट है, बेसिकली उनका वो प्रिंसिपल वहां से स्टार्ट हो गया था यूएस का। एंड इसलिए जो हॉस्टिलिटी थी वो बहुत ही अपेरेंट नहीं हुई थी, लेकिन हल्की सी हॉस्टिलिटी आने लगी थी। एंड इसके बाद 1954 में, अब इफ यू आर अवेयर, मतलब जो यूएस है उसने बहुत सारे, बिकॉज इट वाज अ सुपर पावर, उनके पास रिसोर्सेज थे, मिलिट्री रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे रीजनल, अगर ग्लोबल एक बार स्केल पे देखा जाए तो ग्लोबल स्केल पे बहुत सारे उन्होंने जो मिलिट्री अलायंसेज हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अगर हम नदर्न अटलांटिक में देखें तो नदर्न अटलांटिक में नेटो आ गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 वॉशिंगटन ट्रीटी के बाद। वेस्टर्न एशिया में सेंटो आ गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। फिर एक यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में सीटो आ गया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा यस, आई थिंक दिस वाज इट, जितना मुझे याद है। तो सीटो एंड सेंटो दोनों में पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर इन 1954। एंड यहां से ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान के काफी ज्यादा तू मैं थी स्टार्टिंग से ही, 47 ऑनवर्ड्स वॉर भी हुआ था 48 में इन कश्मीर। तो उसके बाद से 1954 में सिंस पाकिस्तान बिकेम अ ट्रीटी एलाय ऑफ यूएसए, वहां से जो टेंशन थे इंडिया यूएस के वो भी बढ़ने लगे काफी ज्यादा। एंड इसलिए मतलब ये अगर ये जो लाइन है ये न्यूट्रल की लाइन है,
अभी इसके नीचे ही थे 1954 में, थोड़ी सी चीजें बेटर हुई थी 1962 में, साइनो इंडियन वॉर हुआ था, चाइना वाज द अग्रेसर, वहां पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर और सम रीजंस ऑफ देयर ओन दे विड्रू, बट हाँ दे एक्चुअली ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ इंडियन टेरिटरी आल्सो, अक्साई चिन का, एंड वहां पे JFK थे प्रेसिडेंट यूएस के, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक्चुअली टू एन एक्सटेंट काफी हद तक रिसोर्स वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी हेल्प करी थी इंडिया की, and this help was seen in positive light by India. And right after the 1962 Sino-Indian War, Jawaharlal Nehru actually approached USA for providing resources to India also. इसलिए US ने एक 2-star general को स्टेशन भी किया था इंडिया में, in New Delhi of course, 1963-64 I think, दो ढाई साल के लिए. Then आ गया था 1965 वॉर पाकिस्तान के साथ, एंड 1965 पाकिस्तान वॉर में जितना भी हेल्प किया था इंडिया को, वो इट वाज ऑल विड्रॉन, एंड पाकिस्तान को भी टू एन एक्सटेंट जो रिसोर्सेज दे रहे थे वो काफी हद तक विड्रॉ कर दिए थे, बिकॉज अगेन पाकिस्तान वाज द अग्रेसर इन 1965. तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मान लो 1965 में, तो 1965 में जो जितना भी हेल्प इंडिया कर रहा था यूएस को, पाकिस्तान का, यूएस कर रहा था इंडिया को एंड पाकिस्तान को, वो बोथ वर विड्रॉन बाय JFK. देन मूविंग ऑन, चीजें जो अब है वो थोड़ी खराब ही होती जा रही थी 1967 में. This was 1965. 1967 में NPT was signed. NPT was Nuclear Non-Proliferation Treaty. उसका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि there were already I think 6 to 7 nuclear powered countries उस टाइम पे, जो current UNSC के P5 हैं, एंड 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज उस टाइम पे, एंड जो बाकी कंट्रीज थे उन तक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना करवाने के लिए NPT साइन हुआ था 1967 में. ये जो कंट्रीज थे 5, यूएस, USSR, रशिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड नहीं, USA, USSR, फ्रांस, यूके एंड चाइना ऑफ कोर्स, यस. तो ये 5 कंट्रीज ने आपस में डिसाइड कर लिया था, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बना दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का, एंड बाकी पूरा वर्ल्ड हो गया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. तो ये जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे उन्होंने अपना ब्लॉक बना लिया और बोल दिया कि हम 5 जो कंट्रीज हैं हमारे पास बस न्यूक्लियर वेपन्स अलाउड है, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बाकियों के पास सेफ नहीं होंगे. एंड इंडिया को ये चीज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खराब लगी थी, बिकॉज जो ये 1967 का डेट था ये बहुत ही आर्बिट्ररी था, इसका कोई लॉजिक नहीं था. उन्होंने बस सोचा कि हाँ हम 5 के पास हैं और के पास जाना नहीं चाहिए, स्टॉप. तो इंडिया ने बहुत ज्यादा अपोज किया था कि ये न्यूक्लियर अपार्थाइड इन्फोर्स कर रहे हैं. न्यूक्लियर अपार्थाइड बेसिकली वही कि आर्बिट्ररी डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. एंड ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा रीजन ये था बिकॉज इंडिया के आर्च एनिमी, लाइक उस टाइम पे चाइना 5 साल पहले ही वॉर हुआ था, इट हैड न्यूक्लियर वेपन्स, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर द NPT. 1967 का ये इशू हुआ. उसके बाद उसके बाद ऑफ कोर्स 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था ओवर बांग्लादेश लिबरेशन. उसमें जो इनफेमस कह लो, यूएस की 7th फ्लीट लेड बाय USS एंटरप्राइज, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, दैट वाज dispatched फॉर बे ऑफ बंगाल एंड इट वाज इंटेंडेड टू इंटिमिडेट इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंटिमिडेट इंडिया इनटू सबमिशन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज USSR के साथ 1971 में ही, जस्ट बिफोर द इंडो-पाक वॉर, अबाउट 3-4 months बिफोर द इंडो-पाक वॉर बाय द वे वाज इन December 1971. जितना मुझे याद है अगस्त 1971 में इंडिया एंड USSR हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, एंड उस वजह से USSR हैड सेंट इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बे ऑफ बंगाल. एंड ये न्यूक्लियर सबमरीन्स की वजह से जो इंटिमिडेशन इंटेंडेड था बाय USA ऑफ इंडिया वो नहीं हुआ, एंड वॉर चलता रहा, एंड ऑफ कोर्स इंडिया वन. 15 से 16 दिन लगे थे, आई थिंक नहीं, नॉट इवन 15-16 डेज, 13 डेज वाज द टाइम, जब December 3 to December 16 जितने में इंडिया रीच ढाका, एंड पाकिस्तान जो है दे सबमिटेड, एंड उनके 90,000 prisoners of war and that story, but we won't go into detail right now. Okay, moving on. 1971 में स्माइलिंग बुद्धा था. स्माइलिंग बुद्धा was India's first nuclear weapons test, नहीं न्यूक्लियर टेस्ट कह लो, उस टाइम वेपनाइज नहीं किया था even after this test. तो because of this there were very severe sanctions by USA and बाकी सारे वेस्ट लेड कंट्रीज, मतलब UK एंड जापान वगैरह सबने सैंक्शंस करे थे. फ्रांस वाज वन ऑफ द कंट्रीज आई थिंक जिसने नहीं सैंक्शन किया था, बिकॉज एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हिस्टोरिकली इंडिया फ्रांस के रिलेशंस काफी पॉजिटिव लाइट में देखे जाते हैं कंपेयर टू हाउ USA इज सीन विद अ लॉट ऑफ सस्पिशन बाय इंडियंस इवन टुडे. एनीवे 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा था उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, वो सब लग गए इंडिया पे, और उस वजह से इंडिया US रिलेशंस और खराब हो गए. एंड
यहाँ पे इवन दो इंडिया ने वेपनाइज नहीं किए थे, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया बट वेपनाइज नहीं किए थे अभी भी अपने जो उनकी टेक्नोलॉजी थी। मूविंग ऑन, रिलेशंस खराब ही रहे अंटिल 1991। एंड 1991 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी एकदम से बूम में आने लगी धीरे धीरे। एंड ये 1991 वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी जो एक्चुअली इंप्लीमेंट हुई थी, बट जो ग्रीन शूट्स थे इंडियन इकोनॉमी के वो लेट 1980 से दिखने लगे थे, because even Rajiv Gandhi, he actually set into motion a lot of the economic reforms before PV Narasimha Rao and Manmohan Singh came into the picture. लेट 1980 से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी हेल्दी होने लगी थी, 5-5.5-6% के आसपास वो स्टार्ट होने लगी थी। एंड इस वजह से वी केम एक्चुअली इन द मतलब लाइमलाइट नहीं बोलूंगा बट हाँ एटलीस्ट यूएस की नजर में आ गए थे। हाँ, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ वेरी ह्यूज डेमोक्रेटिक कंट्री इन साउथ एशिया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ एशिया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट यस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन विच कैन बी अ पोटेंशियल एलाई फॉर यूएसए अक्रॉस हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज एज वी कैन सी यूएस का जो इमीडिएट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे वो जनरली अटलांटिक ईस्टर्न पैसिफिक तक लिमिटेड थे, बट इंडिया अगर उनका एलाई, एंड ये मैप गलत है, बट इंडिया अगर उनका एलाई बन जाए तो दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट सदर्न एशियन रीजन। तो इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे अपटिक हुआ था अगर हम ये देखें तो, एक ट्रेंड जो है। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। एंड ऑफ कोर्स बिगिनिंग ही था बिकॉज बहुत जल्दी इंडिया ने 1998 में वी डिड द पोखरान टेस्ट अगेन, पोखरान 2 जैसे बोलते हैं, एंड इसका था ऑपरेशन शक्ति। एंड ये इस टाइम वी एक्चुअली एंड इसमें मूवी भी बनी हुई है अगर किसी को देखनी हो तो, बट and this time we actually weaponized our technology also, and because हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रॉपर्ली आ गए थे, एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रॉपर स्पीच दिया था कि यस वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नाउ, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, एंड उसके ऑफ कोर्स 7 या 8 दिन बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर दिए थे। तो इस वजह से बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस वापस आ गए थे बाय द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन इंडिया, एंड ये चीज चली थी एटलीस्ट 2 साल के लिए लगभग। एंड बहुत जल्दी हमारा 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, अगेन यहाँ पे पाकिस्तान वाज द अग्रेसर, एंड आफ्टर दिस वॉर यहाँ पे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, बिल क्लिंटन ने बोला कि बिकॉज पाकिस्तान वाज द अग्रेसर दे पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू विड्रॉ देयर फोर्सेस एंड विड्रॉ देयर अग्रेसर्स। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंडिया को एक पॉजिटिव लाइट में देखने लगे थे एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर वर्सेस पाकिस्तान एज बीइंग एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। बट हाँ, ये बस एक क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का कह लो एक हल्का फुल्का उनका रियलाइजेशन था, कुछ ज्यादा मटीरियलाइज नहीं हुआ यहाँ पे। बट 2000 में देन बिल क्लिंटन एक्चुअली विजिटेड इंडिया, एंड यहां से प्रॉपर्ली जो थॉ है इंडिया यूएस रिलेशंस का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ था। Then in 2005 there was a defense framework which was signed by Prime Minister Manmohan Singh and the US counterpart, I think उस time भी I'm forgetting which president was there, but हाँ 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क जो है, एंड उस वजह से वहां पे दिखने लगा था कि यूएस हैज एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग इन इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑल्सो, जो इंडियन ओशन रीजन में होगा, इंडो पैसिफिक उस टाइम टर्म नहीं बना था बट जो लार्जर रीजन होगा उसमें भी। एंड 2005 डिफेंस फ्रेमवर्क के बहुत जल्द बाद 2008 में वाज द सिविल न्यूक्लियर डील, एंड दिस वाज द I would say the rise and shine moment for India, because 2008 की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, this was seen in Indian benefit more than in US benefit। एंड इसमें एक्चुअली अगर किसी को डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस देखना है, वो बहुत ज्यादा एक अच्छा एग्जांपल निकलता है, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा उस टाइम जो यूएस में थी, दे प्लेड अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल क्रूशियल रोल इन द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट। एंड यहाँ पे इंडिया का जो अभी तक कह लो न्यूक्लियर अपार्थाइड था, बिकॉज हाँ यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, 1974 स्माइलिंग बुद्धा के जस्ट बाद 1974 में ही US actually went ahead with the Western nations and formed the Nuclear Suppliers Group or the NSG। इसका एक काम था कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं लाइक इंडिया, मतलब जो एनपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, उन तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन नहीं हो, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिले। अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इवन सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूडेड थी, वेपन्स तो ऑफकोर्स थे ही, बट इवन सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग पॉइंट, वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ विच इंडिया का जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था वो भी नहीं बढ़ रहा था। एंड वहां पे 2008 में जब ये सिविलियन न्यूक्लियर डील आई बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, उस टाइम पे जो ये न्यूक्लियर अपार्थाइड एस्टैब्लिश हुआ था एनएसजी के बाद एंड एनपीटी की वजह से, वो काफी हद तक
डाइल्यूट होने लगा, बिकॉज वन ऑफ द लीडिंग वेस्टर्न नेशंस, द लीडिंग वेस्टर्न नेशन जो पूरा वेस्टर्न अलायंस का जनरली लीडर रहता है यूएसए, दे रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिया, दे रिकॉग्नाइज दैट इंडिया वाज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, एंड वहां पे उन्होंने इंडिया के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील फाइनल करी, और उन्होंने बोला कि हम आपके कंट्री में आके प्रॉपर सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश भी करेंगे। दिस वाज आल्सो कॉल्ड द 123 अग्रीमेंट, जो यूएस का लॉ पास किया था उन्होंने अपने यूएस कैपिटल जो पार्लियामेंट है उनका, वहां से उसका जो सेक्शन 123 था, अंडर दैट दिस अग्रीमेंट वाज साइंड, तो इसलिए 123 अग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको। एनीवे, हाँ, एंड दिस वाज टू द इंडियन बेनिफिट, एंड यहां पे यूएस ने एक्चुअली बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक कैपिटल खर्च भी किया था, क्योंकि राइट आफ्टर दिस civilian nuclear agreement, India got a waiver from the nuclear suppliers group, and इस waiver का काम, even though India was not a part of the nuclear non-proliferation treaty NPT, or India was also not a part of the NSG, India was still going to get the nuclear technologies, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया को मना कर रहे थे वेस्टर्न नेशंस, इंडिया को वो मिल जाता, इवन दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनएसजी, एंड ये एनएसजी वेवर मिला था, एंड इसमें यूएस एक्चुअली स्पेंट अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक कैपिटल, एंड इट वाज डेफिनेटली अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके लिए भी काफी बड़ा विन था, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड था, सिर्फ अकेला इंडिया एक अकेला देश है जिसके लिए ये फ्रेमवर्क जो है आज तक बना है, ऐसा कि एक अलग से वेवर होगा, या और किसी कंट्री को मिला नहीं है, तो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिकली ग्लोबली अनप्रेसिडेंटेड था ये चीज, एंड ऑफ कोर्स इट वाज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया। मूविंग ऑन, उसके बाद रिलेशंस जनरली अपटिक पे ही रहे थे, यूपीए चला गया, देन एनडीए गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए 2014 में, इंडिया स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अ लॉट, एंड उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी दिखा था। 2016 से 2020 तक इंडिया ने जो यूएस के फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट्स थे, 4 हैं, मतलब एक, अब वो ये सबके फुल फॉर्म लिखने का मेरे को पॉइंट नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी मेमोरेंडम and memorandum industry agreement, then there is LEMOA, logistic exchange memorandum of agreement, then there is BECA, तो लास्ट में हुआ है कॉमकासा, ये आई थिंक 2002 में साइन हुआ था पहले, दिस वाज 2016, दिस वाज 2018, दिस वाज 2020। तो ये 4 अग्रीमेंट, फाउंडेशनल अग्रीमेंट, जनरली यूएस यूज्ड टू साइन ओनली विद इट्स वेरी क्लोज डिफेंस पार्टनर्स, एंड वो जनरली नेटो एलाइज वगैरह वगैरह जो हैं उनके साथ करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो नेटो का मेंबर नहीं है, कोई मेजर नॉन नेटो एलाई का जो टैग है वो भी नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास नहीं है फॉर यूएस के पर्सपेक्टिव से, तब भी यूएस साइंड दीस 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स विद इंडिया फ्रॉम 2016 टू 2020, एंड इवन इन 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर का जो टैग है वो भी दिया था यूएस ने इंडिया को, MDP, मेजर डिफेंस पार्टनर का। तो ये सारी चीजें जो है यूएस इंडिया के पर्सपेक्टिव से अच्छी चीजें कर रहा था, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब के जॉइंट वेंचर्स, जो बायर सेलर रिलेशनशिप, एवरीथिंग वाज गोइंग टू इंक्रीज, एंड वो चीज हुई भी है, एग्जांपल्स हम अब आगे देखेंगे। 2023 में देन एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और आया था, विच वाज द इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET, आईसेट बोल लो इसको, एंड इसमें जो है सारे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, AI, क्वांटम, डीप टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4G, जो 6G है, और उसके अलावा इंटरनेट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गए, एवरीथिंग वाज टू बी कवर्ड अंडर आईसेट, एंड ये एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, जो अभी भी इसका एक नया वर्जन आ गया जिसका नाम है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, बट हाँ, इट इज बीइंग implemented through the trust framework. Things were fine, and 24 तक कुछ हुआ नहीं ज्यादा। 2025 में then there was definitely a very strong dip between India and US relations. उसका major reason वही था कि Trump was elected and he came to power, जो बहुत ही ट्रांजैक्शनल वे में देखने लगे अपने रिलेशनशिप्स को पूरे वर्ल्ड में। इंडिया छोड़ो, उन्होंने यूरोपियन एलाइज को नहीं छोड़ा अपने। फॉर एग्जाम्पल, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने EU में जाके लास्ट ईयर की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोला है यूरोपियन एलाइज को कि हाँ, वो लोग अपना ध्यान, मतलब खुद की सिक्योरिटी, दे आर लेजी एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी कंसर्न्स, यूएस इज पेइंग फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू आल्सो टू एन एक्सटेंट, मतलब यूरोप हैज बीन वेरी लेजी रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एंड हेंस दैट वाज सीन इन द रशिया यूक्रेन वॉर आल्सो। एनीवेज, तो उन्होंने अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा, तो इंडिया ऑफ कोर्स क्यों छोड़ेगा मिस्टर ट्रंप इंडिया को, एंड उस वजह से 2025 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट था टू इन February 2025 टू यूएसए, उसके कुछ पॉजिटिव्स थे, बट कोई अग्रीमेंट नहीं आया था, एंड आगे जाके आई थिंक इट वाज, हाँ, जो राइट, अगस्त 2025 में यूएसए ने
इंडिया पे फिर टैरिफ्स लगाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने पहले वही बोला कि हमारा $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, तो हम पहले तो 25% टैरिफ्स लगा रहे हैं एज अ ब्लैंकेट टैरिफ ऑन ऑल एवरी सिंगल इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए, मेजरली बिकॉज जो है ट्रेड डेफिसिट था। उसके ऊपर से दे पुट 25% पेनल्टी टैरिफ्स आल्सो बिकॉज इंडिया वाज बाइंग रशियन ऑयल, एंड ट्रम्प के लॉजिक में ओनली इंडिया मैटर्ड। वहां पे जो ट्रम्प है, इनफैक्ट बोथ यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज वर बाइंग सम फॉर्म ऑफ द अदर एनर्जी फ्रॉम रशिया आल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यूएसए वाज बाइंग न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम रशिया, उसके अलावा एलएनजी वगैरह के जो इंपोर्ट्स थे फ्रॉम रशिया टू यूरोपियन कंट्रीज वो अभी भी चल रहे थे, इवन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। बट हाँ, वो सब हटा के साइड रख के, चाइना को भी साइड रख के कि चाइना भी खरीद रहा है, डज नॉट मैटर, स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया को पकड़ा, 25% पेनल्टी टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पे फॉर बाइंग रशियन ऑयल, even though India had already reduced Russian oil imports by that time. Yes, that was 2025. And इसके अलावा अब वो ये कि जो मैं एक वो चीज बता रहा था, यस, हाँ, मैं एक वो चीज बता रहा था कि इवन दो इंडिया यूएस के काफी, हम कह सकते हैं जो उनका स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है वो बहुत ही डायनामिक है ना, ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, फॉर एग्जांपल दिस टैरिफ प्रेशर, बट तब भी जो पॉजिटिविटीज हैं वो भी बढ़ती ही रहती हैं। अगस्त 2025 में ये टैरिफ आया, अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो उन्होंने नाम दिया पीटर हेगसेथ, उन्होंने एक 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी साइन किया। तो वही है कि पॉजिटिव्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो चलते ही रहते हैं, इवन दो ऐसे जो टेंशन हैं, टैरिफ ट्रेड टेंशन वगैरह जो है ऊपर ऊपर से आती रहेंगी, कमेंट्स कुछ ना कुछ ट्रम्प करते रहेंगे, बट जो पॉजिटिव्स हैं वो चलते रहते हैं। ये दिखाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसे बोलते हैं कि पॉजिटिव्स अपनी जगह है, नेगेटिव्स अपनी जगह है, बट पॉजिटिव भी चलते रहेंगे। एंड ये जो 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है, इसके काफी पॉजिटिव्स पहले से भी चल रहे हैं और ये आगे 10 साल के लिए और चलेंगे। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है जो जॉइंट वेंचर्स, पहले जो है यूएस और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस थे ही नहीं, 2008-9 तक तो थे ही नहीं। उसके बाद जब सिविलियन न्यूक्लियर डील जो साइन हुआ था, उसके बाद इंडिया स्टार्टेड बाइंग अ लॉट ऑफ डिफेंस टेक फ्रॉम यूएसए, एंड जो बायर सेलर रिलेशनशिप था उसमें हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। अब लिख नहीं रहा मैं, बहुत लंबा हो जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अलावा जो उनके वो हैं ड्रोन्स हैं, अभी जैसे MQ-31B जो ड्रोन्स हैं वो खरीद रहे हैं वहां से, और भी बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। उसके अलावा अभी जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स जॉइंट वेंचर्स, एंड जॉइंट वेंचर्स आर द रियल थिंग, बिकॉज टाटा एयरबस का, फॉर एग्जांपल टाटा एयरबस का C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक प्लांट सेटअप हुआ है, दिस इज वेरी गुड। उसके अलावा हैल जो है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 इंजन, जेट इंजन को लेके जॉइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडिया में। ऑल्दो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल जो टॉप नॉच लेटेस्ट इंजन है वो नहीं है, ये F414 थोड़ा पुराना है, लास्ट जनरेशन का है, बट एनीवे हमें वही चाहिए, क्योंकि हमारे जो तेजस मार्क 2 बनेंगे उनमें ये इंजन डलेंगे। मार्क 1A में F404 है, वो इससे भी पुराना है, बट तेजस जो मार्क 2 हैं उनमें F414 इंजन डलेंगे। एंड वो अब जो है एटलीस्ट वो ये कि जॉइंट वेंचर में कुछ तो आ रहा है, 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसमें, 100% नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, बट एटलीस्ट इट्स समथिंग, इट विल स्टार्ट ग्रेजुअली हेल्प अस इंडिजिनाइज आवर ओन डिफेंस प्रोडक्शन। एनीवे, तो वो ये जो ये जॉइंट वेंचर्स हैं, ये सारे ये जो नए डिफेंस फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं इन्हीं के अंडर है। ऑफ कोर्स इससे पहले और भी डिफेंस फ्रेमवर्क्स बने हैं, आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है? अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि इंडिया यूएस का जो ये इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क है जो अभी साइन हुआ है, फाइनलाइज हुआ है फरवरी 2026 में, जिसको लेके बहुत हू हल्ला हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, इंडिया का इकोनॉमी अब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लीज ये जो डूम्सडे हेडलाइंस हैं इनसे दूर रहिए, हम डेटा में जाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बिकॉज यस, इंडिया यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया, पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, इट्स ऑलरेडी $200 बिलियन। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर इंडिया, एंड आई थिंक इन यूएस के लिए तो 5th-6th नंबर पे होगा, बट हाँ, दिस इज द हाईएस्ट फॉर इंडिया, एंड ऑफ कोर्स दिस इंक्लूड्स गुड्स प्लस सर्विसेज। अगर इंडिया यूएस का सिर्फ गुड्स ट्रेड देखें तो वो रफली $140 बिलियन है, एंड $140 बिलियन में इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $40 बिलियन, एंड ये अभी भी है, इवन दो अगस्त 2025 में टैरिफ लग गए थे 50%, बट तब भी आई थिंक दिसंबर 2025 तक भी हर महीने प्रॉपर ट्रेड सरप्लस रहा है इंडिया का, ट्रेड सरप्लस बढ़ा भी है इंडिया का। तो वही है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर नॉट दैट सॉफ्ट कि हाँ मतलब टैरिफ आ रहे हैं तो
तब भी हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, तो दैट मींस वी आर स्ट्रांग इनफ, आवर इकोनॉमी इज रेजिलिएंट इनफ, आवर प्रोड्यूसर्स आर रेजिलिएंट इनफ, व्हिच इज अ गुड थिंग। तो एनीवे, अब ट्रेड फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हुई है, पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक गेन्स फॉर इंडिया, रिस्क्स फॉर इंडिया एंड वे फॉरवर्ड क्या है। कोर फीचर्स में वही है, सबसे पहले जो है यूएस ने टैरिफ रीसेट किया है कि जो पेनल्टी टैरिफ्स थे, पहली बात जो रशियन ऑयल के थे वो हटा दिए हैं, और जो ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने लगाए थे इंडियन एक्सपोर्ट्स में, जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था उस वजह से, उनको रिड्यूस करके 18 कर दिया है। दिस स्टिल सीम्स कि हाँ, और इंडिया ने उल्टा अगर देखा जाए तो इंडिया जो यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया उन पे 0% टैरिफ है, बट इंडिया के जो यूएस में टैरिफ एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें अभी भी 18% है। बट दिस इज प्रॉब्लमैटिक, यस, क्योंकि ये कह लो I would say disproportionately high tariff हैं compared to USA into India, for India into USA, लेकिन this is still not bad because जो हमारे main competitors हैं into the US market वो कौन है? वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, इनके कंपैरिजन में हमारे टैरिफ्स कम है। वियतनाम के लगभग 25 आई थिंक 25 to 30% टैरिफ्स हैं, बांग्लादेश के 35% टैरिफ्स हैं, चाइना के 50% टैरिफ्स हैं। तो कंपेयर टू दैट इंडिया इज स्टिल एट एन एडवांटेज। एंड यहाँ पे ऐसे मत देखो कि हमारे जो एक्सपोर्ट जस्ट बिकॉज टैरिफ बढ़ गए हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव आ सकते थे इनटू यूएसए उनके प्राइसेस और ज्यादा बढ़े हैं। तो यही है कि अभी क्या होगा, बेसिकली जो यूएस कंज्यूमर है उसके लिए प्राइस बढ़ गया क्योंकि 18% ड्यूटी तो लगा दी, उसके लिए प्राइस बढ़ गया। लेकिन अगर और कोई सस्ता ऑप्शन है ही नहीं यूएस कंज्यूमर्स के पास, तो इंडिया के ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है ये, मतलब वो है यूएस कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लमैटिक है, इंडिया के लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। उसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो इंडिया ने मार्केट ओपन कर दिया है, 0% टैरिफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। एंड ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें हमने प्रॉपर एग्जेम्पशंस लिए हैं। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक गेन्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे कोई भी हमने अपनी मार्केट ओपन नहीं करी है। तो वो एक यूएस के एक स्टेटमेंट में आ गया था कि सम पल्सेस व्हील जो है वो अलाउड होंगे इनटू इंडिया, नहीं है, वो हटा दिया उन्होंने बाद में। एंड यस, मोस्ट इंडस्ट्रियल गुड्स एंड लोअर ड्यूटीज ऑन स्पेसिफिक फार्म प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्गम, ट्री नट्स। एंड ये जो है यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑयल है, हमारा जो वेजिटेबल ऑयल इनटू इंडिया आता था उस पे भी है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज वेरी हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑलरेडी, तो ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। हम पहले इंडोनेशिया से ले रहे थे, अब यूएस से ले लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसमें। ये एक मिशन 500 है कि इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एन इंटेंट टू बाय $500 बिलियन इन यूएस टेक प्रोडक्ट्स, एनर्जी, एयरक्राफ्ट ओवर 5 years। ये प्रोबेबली बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस डील्स हैं फॉर यूएस। अगर हम, क्योंकि वो ये कि ये सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, ये डिफेंस गुड्स भी इंक्लूडेड है, इसमें एयरक्राफ्ट भी इंक्लूडेड है। तो इट विल नॉट बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस टू मीट दिस टारगेट। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन इंटेंट, दिस इज नॉट अ कमिटमेंट। जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था उनके ट्रूथ सोशल पे, उसमें उन्होंने कमिटमेंट लिखा था, तो ऑफ कोर्स वो ट्रम्प है तो वो कुछ भी लिखेंगे। डिजिटल रूल्स हैं, दिस इज आल्सो बीइंग साइटेड एज लाइक अ प्रॉब्लमैटिक थिंग कि इंडिया जो है वो यूएस के जो कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, इनका जो ये कंपनीज जो है बहुत बड़ी है। पहली बात, बिग टेक कंपनीज, दे आर सेलिंग सर्विसेज इन इंडिया। नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज बेचता है, अमेजॉन अपनी मूवीज बेचता है प्राइम वीडियो से, और बहुत सारी जो ये यूएस कंपनीज हैं, इन पे हमने डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था। पहले इक्वलाइजेशन लेवी बोलते थे उसको, पहले 2% था, फिर नहीं, पहले वो 6% था, फिर उसको 2% कर दिया था। तो वो जो है हमने हटा दिया। तो दिस इज बीइंग साइटेड कि अब वो ये कि इंडियन जो यूएस कंपनीज है, सर्विस कंपनीज है, दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द इंडियन मार्केट इवन मोर। आगे देखते हैं हम स्ट्रेटेजिक गेन्स फॉर इंडिया क्या है, कि जो जॉब हेवी सेक्टर्स हैं, सबसे बड़ा जो है इंडियन टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनका जो यूएस ड्यूटी है वो 18%। लाइक आई वाज मेंशनिंग कि अगर यूएस कंज्यूमर के पास सस्ता ऑप्शन है ही नहीं तो वो यही खरीदेंगे। इंडिया ऑलरेडी इनमें काफी ज्यादा ग्लोबली कंपेटिटिव है, तो अगर बाकी चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के ड्यूटीज इंडिया से ज्यादा हैं, इट्स अ पॉजिटिव। मतलब वो ये कि यूएस कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ेगा, बट हमें उतना इशू नहीं है। उसके अलावा एपेक्स टेक, ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया और यूएस के रिलेशंस इससे आगे बढ़ेंगे, जो ट्रेड फ्रेमवर्क, ट्रेड डील बनी है, तो जो हैवी बहुत ही ज्यादा डीप टेक सेक्टर्स हैं, जीपीयूज, डेटा सेंटर गेयर, एआई हार्डवेयर, उनमें इंडिया को फायदा होने वाला है ऑफ कोर्स, बिकॉज जो ये जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया में उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये जो इंडिया में है ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स की तरह नहीं आ रहे इंडिया में, ये रॉ मटेरियल्स की तरह भी आते हैं इंडिया में। दीज डीप टेक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
डीप टेक के सेक्टर में ये यूज होगा बाय इंडियन स्टार्टअप्स टू ग्रो देमसेल्व्स आल्सो। तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग कि ये जो रॉ मटेरियल टाइप सामान है, हार्डवेयर, जो जीपीयूज हैं, एआई का जो प्रॉपर हार्डवेयर है, डेटा सेंटर का जो हार्डवेयर है, ये इंडिया में सस्ते में है, सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री हियर एंड ग्रो द इंडस्ट्री हियर ओनली। मतलब जो सिलिकॉन वैली वहां का, वो उसकी जगह यहाँ पे बनेगा, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो वो ये कि सस्ते रॉ मटेरियल अगर आ रहे तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। उसके अलावा इंडिया का जो टैरिफ रेट कोटा है वो क्रूशियल एयरक्राफ्ट एंड ऑटो पार्ट्स पे कम हुआ है, मार्केट स्टेबिलिटी है। जो 50% टैरिफ, पीक टैरिफ ऑफ कोर्स वो एक डेमोकल स्वॉर्ड की तरह लटका हुआ था, गले पे हट गया है वो। एंड कोर एग्रीकल्चरल की प्रोटेक्शन, जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स थे, हमने कोई नहीं खोला है यूएस एक्सेस के लिए, बिकॉज वहां पे बहुत ही कॉर्पोरेटाइज्ड फार्म इंडस्ट्री है उनकी। वहां पे फार्म सेक्टर नहीं है, फार्म इंडस्ट्री है प्रॉपर। जो फैक्ट्री फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े 100 एकड़ के उनके फार्म होते हैं, प्रॉपर्ली मैकेनाइज्ड होते हैं। हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उनसे नहीं compete कर सकते। तो देयर इज इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स है, वी हैव नॉट ओपन दैट, बिकॉज इवन टुडे 45 to 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली, एंड क्लोज टू 60% इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली। तो यस, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सेक्टर फॉर अस। स्ट्रक्चरल रिस्क्स क्या हैं हमारे? ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक कंसेशंस हैं कि हम उनके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो 0% पाएंगे, हमारे वहां जो जाएंगे वो 18% पाएंगे। तो या ऊपर से देखा जाए तो इट्स नॉट लाइक इट डजंट लुक गुड, बट हाँ, मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है देखने की। बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कंपेटिटर्स के हैं वो और महंगे जा रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट बैड फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स जो यूएस के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ फाइनल गुड्स नहीं है जो बस हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल्स भी हैं जो हमारी इंडस्ट्री को भी स्टैब्लिश करेंगे। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। उसके अलावा ऑटोनॉमी, अब बहुत सारे वही हैं जो ये फॉर एग्जाम्पल अभी सुब्रमण्यम जयशंकर, ही वाज एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2 days ago। तो उनको वही पूछ रहा था कि जो ये ट्रेड डील के हैं 0% वर्सेज 18%, और जो रशियन ऑयल पे, हमारे रशियन ऑयल की वजह से जो हम पे 25% टैरिफ लगा था, इजंट दैट अगेंस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? तो उन्होंने वही बोला था कि ऐसा नहीं है, बिकॉज जो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स थे फ्रॉम रशिया एंड अदर कंट्रीज, वो इंडिया ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रहा था इवन बिफोर यूएस पुट द टैरिफ्स। तो हम ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ थे, एंड वो मार्केट कंसिडरेशंस की वजह से थे, स्पेसिफिकली इसलिए इस वजह से नहीं थे कि मिस्टर ट्रंप गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने ये चीज बोली थी कि इंडिया विल बाय ऑयल एज पर इट्स ओन इकोनॉमिक कैलकुलेशन। हम किसी के कहने ना कहने की वजह से नहीं करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे, जहां सबसे सस्ता मिलेगा हम लेंगे। रशिया ने जो डिस्काउंट है, पहले बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था, अब वो डिस्काउंट भी कम कर दिया, तो उतना बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्यों खरीदें भाई वहां से? मतलब वो ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बेसिकली दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो यस। देन डोमेस्टिक फार्मर्स, अब वो ये कुछ जगह बोल रहे हैं कि जो हमारा सोयाबीन ऑयल, बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल के इंपोर्ट्स होंगे फ्रॉम द यूएसए, वो भी प्रॉब्लमैटिक हैं। बट एज आई मेंशन्ड, वी आर ऑलरेडी इंपोर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू अ लार्ज एक्सटेंट। I think close to last year we imported $20 billion worth of vegetable oil. We are heavily import dependent in that sector. तो it does not matter कि हम इंडोनेशिया से ला रहे हैं कि हम यूएस से ला रहे हैं, it won't matter to the Indian farmer that much, basically that's the point. तो ये डोमेस्टिक फार्मर्स, वही इट्स अ पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक रिस्क, बट इट इज नॉट डेफिनेटली अ डेथ सेंटेंस कि हाँ भाई अब तो गया, ऐसा नहीं है। डेटा सॉवरेंटी का लॉस, ऑफ कोर्स एज आई मेंशन्ड, जो ये डिजिटल सर्विस टैक्स है वो इंडिया के डिजिटल मार्केट पे अगर हम हटा रहे हैं, तो देयर इज अ पोटेंशियल वो पॉसिबिलिटी कि जो यूएस की कंपनीज हैं, दे आर ऑब्वियसली बिग टेक है, दे आर स्पेंडिंग 20-30 बिलियन डॉलर्स जस्ट टू कीप यू हुक्ड टू योर स्क्रीन्स। अगर वो और ज्यादा करेंगे, दे कैन टर्न बिकम मोर एक्सप्लॉयटेटिव। एटलीस्ट पहले उनको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ा था, वो शायद वो भी ना देना पड़े। तो इस पे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि हाउ दिस विल टर्न आउट। मूविंग ऑन, जो मेक इन इंडिया का प्रॉब्लम है कि जीरो टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स इन इंडिया, ऑफ कोर्स जो यहाँ के कैपिटल गुड्स हैं उनको आउट कम्पीट कर सकता है। अगर हम इंपोर्ट सस्ता है तो यहाँ का जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन बन रहा था वो हो सकता है उसको हार्म हो जाए, दैट इज अ पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक रिस्क। बट हाँ, यहाँ पे आई वुड से दैट जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स एंड एमएसएमई से, दे आर आल्सो वेरी कंपेटिटिव। उनका जो कॉस्ट बेनिफिट है, कॉस्ट आर्बिट्राज जिसे बोलते हैं, वो अच्छा है, अच्छे लेवल पे है। देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इवन दो टैरिफ्स रिड्यूस हो गए हैं, ये उतना ज्यादा हार्म ना करे। मूविंग ऑन, वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमें ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसको अपने से ही रिफॉर्म करना है, मॉडर्नाइज, मैकेनाइज, एफिशिएंसी बढ़ानी है। बिकॉज अगर हम देखें तो इंडिया का जो नेट सोन एरिया है, दैट इज 142 मिलियन हेक्टेयर्स, विच इज द लार्जेस्ट ग्लोबली। जो जितना एरिया पे हम क्रॉप्स बोते हैं, 142 मिलियन हेक्टेयर्स इज द लार्जेस्ट ग्लोबली, इवन मोर देन चाइना। बट हमारा जो एफिशिएंसी है उस फार्म लैंड का, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ओनली 50% इज इरिगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनाइजेशन हमारा 45% है, 40-45% मैकेनाइजेशन है, सॉरी 40-45% आई थिंक ब्राजील, नहीं हाँ 40-45% हमारा मैकेनाइजेशन है।
कंपेयर टू यूएस और ब्राजील जैसे कंट्री जहां 80 to 85% मैकेनाइजेशन है। तो इन वजह से हमारा जो एफिशिएंसी है वो उतना नहीं है, तो ये इंप्रूव करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा हमें डाइवर्सिफाई करना है हर चीज में, एनर्जी सोर्सेज, डिफेंस सोर्सेज, हर चीज में हमें डाइवर्सिफाई प्लस इंडिजिनाइज दोनों करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मिशन 500 जो है, इसमें हमें जरूर, हमने बोल दिया कि हम $500 बिलियन का सामान इंटेंड करते हैं कि यूएस से खरीदेंगे इन द नेक्स्ट 4.5 years 2030 तक। तो ये चीज हमें इंश्योर करनी कि वी आर बाइंग डीप टेक प्रोडक्ट्स, एज आई मेंशन्ड कि अगर सस्ते डीप टेक के जो हार्डवेयर हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, हाँ वो इंडिया में आ रहे हैं, तो इट विल हेल्प अस एस्टैब्लिश, बूस्ट आवर स्टार्टअप्स, आवर इंडस्ट्री, आवर ओन सिलिकॉन वैली आल्सो इन द कंट्री। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट कैन बी सीन। तो ये वही है कि हमें बस ये इंश्योर करना है कि हम एक रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट से बढ़ेंगे इस ट्रेड डील को लेके। एंड अगर हम मेक श्योर कर पाएंगे हमारी एफिशिएंसी और जो कॉस्ट आर्बिट्राज है, लेबर आर्बिट्राज है, ये सब चीजों को हम अच्छे से अपना खुद से उनको लेवरेज कर पाएं, तो हम अपनी इंडस्ट्री और को बूस्ट कर पाएंगे, रादर देन सीइंग कि हाँ भैया उनके प्रोडक्ट सस्ते आ रहे तो हम तो गए। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज स्टिल अ वेरी रेजिलिएंट इकोनॉमी। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्री हैं, एमएसएमईज हैं, दे आर वेरी रेजिलिएंट। उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट से भी देखना पड़ेगा, खुद को भी, एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। लेबर कोड्स आए हैं जो अभी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं गिग इकोनॉमी के वर्कर्स के लिए, सोशल प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये ऐसे ही रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो इस ट्रेड डील को हम फायदेमंद पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, रादर देन बीइंग नेगेटिव अबाउट इट। मूविंग ऑन, जल्दी से आप देखते हैं कि जनरल इंडिया यूएस रिलेशंस में, ये हमने अभी रिसेंट जो ट्रेड डील है उसको देख लिया बहुत ही डिटेल में। उसके अलावा जो जनरल यूएस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस हैं वो क्या है, लाइक आई मेंशन्ड कि ऊपर ऊपर से जो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम वो वेरी करता रहेगा, डायनामिक है बहुत ज्यादा, कभी यूएस ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, कभी यूएस ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, लेकिन जो कोर फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस है वो काफी स्ट्रांग हैं। और वो हम देखेंगे कि कोर स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस क्या हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल स्फीयर में चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर फॉर इंडिया यूएस कमिंग टुगेदर, बिकॉज एज आई मेंशन्ड कि जैसे ही इंडिया ने ये चीज देखनी स्टार्ट करी थी कि इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ईस्ट, it's a democratic country, it's a huge country, it has a very good geography where it has very ready access to the entire Indian Ocean region, it's very centrally placed in the entire Indo-Pacific as well। चाइना को एक बहुत ही अच्छा, चाइना के अगेंस्ट एक हेज, एक लेवरेज हो सकता है इंडिया। तो यूएस हैज ऑलवेज सीन इंडिया एज अ जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट विद रिस्पेक्ट टू चाइना। स्विंग स्टेट का बेसिकली मतलब वही है कि यूएस विल यूज इंडिया टू गेन लेवरेज ओवर चाइना, एंड बाय वो वही है कि वो वैसे करता है कि इंडिया यूएस जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ेंगे, इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में सॉरी यूएस डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया को हेल्प करेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एंड इट विल बी अ गुड स्ट्रेटेजिक कंपेरेटिव टू चाइना, जिस वजह से चाइना भी बहुत ज्यादा उभर के नहीं निकल सकता है। एटलीस्ट यूएस सीज इट दिस वे। इंडिया ऑफ कोर्स सीज इट दैट वे कि वी नीड टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमें चाइना को एनीवे टैकल करना ही है, बिकॉज चाइना इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री टू अस। 2020 में उन्होंने हमारे 20 सोल्जर मार दिए गलवान में। तो वो ये कि जो वो एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है चाइना और इंडिया का, मिलिट्री के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक के पूरा जो फील्ड है उस टर्म्स में, इवन रिसोर्सेज के टर्म्स में, बिकॉज चाइना हैज अ लॉट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, उन सब में इंडिया वैसे देखता है कि यूएस के साथ रिलेशंस विल बी बेनिफिशियल फॉर इटसेल्फ आल्सो। तो वो ये एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बन गया है कि दोनों को कंटेन करना है चाइना को इन अदर वेज। मतलब यूएस अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि वो एक कॉम्पिटिटिव सुपर पावर है, चाइना, इंडिया अपने तरफ से देख रहा है कि एक कॉन्टिनेंटल स्फीयर में एटलीस्ट एक चैलेंज है उसके लिए। तो China is a very strong push factor for the two coming together, but of course it's not the only factor. That's very important to remember. Anyway, UNSC में ओबामा जी जब आए थे 2010 में, that was the first time he said that US supports permanent membership for India in the UN Security Council. At least उन्होंने on paper theoretically तो बोला है, बाइडेन ने भी बोला था बाद में, बट ये लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट पेपर में तो बोल देते हैं, उनको दिख रहा है एनीवे चाइना मान नहीं रहा है, तो they don't have to give the permanent membership to India anyway। बोलने में क्या जा रहा है anyway, बट इवन देन थियोरेटिकली भी उन्होंने बोलने के उसमें भी वीटो पावर के लिए नहीं माने वो इंडिया के लिए कि इंडिया को वीटो पावर मिलेगा। उन्होंने इतना मान लिया कि परमानेंट मेंबर इंडिया बनना चाहिए लेकिन वीटो पावर के बिना। एनीवे, बट यहां पे कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। उसके अलावा वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल स्फीयर में अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर आल्सो, एंड उसके लिए मैप बनाएं क्या, हाँ यहीं से देख लेते हैं। वेस्ट एशिया में I2U2 करके जो है एक वेस्ट एशियन क्वाड बना था। दिस इज इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, एंड यहां पे बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी जो है वो इसका फोकस पॉइंट्स थे। नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी क्या होती है? फूड, क्लाइमेट, वाटर,
टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल, ये सब नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है। तो ये सब जो है I2U2 के फोकस पॉइंट्स हैं। And of course, these have helped India and US increase the scope, the depth, and the width of their comprehensive global strategic partnership also. Okay, moving on. अब जियो स्ट्रेटेजिक देखा जाए तो अब इन दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक में थोड़ा सा वैसे है कि जियो स्ट्रेटेजिक इज सीन अ लिटिल बिट टुवर्ड्स एक्टिंग इन द डिफेंस एंड मिलिट्री टर्म्स। थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल थोड़ा ऐसे क्या समझ लो कि लाइक आई मेंशन नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी हो गया, या फिर जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हो गया। जियो स्ट्रेटेजिक थोड़ा रीजन कैसा है, मिलिट्री एस्पेक्ट्स, डिफेंस एस्पेक्ट्स क्या हैं, वैसे थोड़ा सा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का लाइक 19-20 का डिफरेंस। एनीवे जियो स्ट्रेटेजिक में इंडो पैसिफिक रीजन जो देखा जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट अब वही है कि यूएस देखता है कि इंडो पैसिफिक इज अ कन्वेंशनल सिक्योरिटी स्फीयर, जो यूएस, जहां पे यूएस अपना लीड करे सॉर्ट ऑफ, कि हाँ चाइना को कंटेन करने के पर्सपेक्टिव से। इंडिया बोलता है कि इंडो पैसिफिक एक स्फीयर है, एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्फीयर है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो मेनली नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी की तरफ देख रहा है इंडिया, कि हाँ हम चाइना का कंटेनमेंट नहीं करना चाहते हैं, बट वी वांट टू इंप्रूव एंड इंक्रीज आवर एंगेजमेंट्स अक्रॉस द रीजन इन टर्म्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जो मेन जो फोकस पॉइंट्स हैं वो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव था, मूनशॉट इनिशिएटिव था रिगार्डिंग कैंसर, तो ये हेल्थ का एक स्फीयर है। उसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी ऑफ द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वाड का। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये स्पेसिफिकली ट्रेड एंड टैक्स, एंटी करप्शन, क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं IPEF में। एंड इसमें इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया ने सारे एस्पेक्ट्स ज्वाइन कर लिए थे एक्सेप्ट द ट्रेड एस्पेक्ट। ट्रेड में क्योंकि उनको लग रहा था, इंडिया को भी लग रहा था कि हमें कुछ मार्केट ओपनिंग के टर्म्स में कंसेशन देने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने ट्रेड एस्पेक्ट ज्वाइन नहीं किया था। बट बाकी क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी करप्शन और सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये सब IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो स्फीयर्स हैं, जो पिलर्स हैं, उसको इंडिया ने ज्वाइन किया है। अगेन दिस इज यूएस लेड। एंड यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है 2025, उसमें वो आई है अभी आई थिंक समवेयर अराउंड नवंबर 2025, 4-5 महीने हो गए। तो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 के जो मेन एस्पेक्ट है वो यही है कि यूएस विल बी लिमिटिंग इटसेल्फ, मतलब इट एनविसाजेस टू लिमिट इटसेल्फ एंड इट्स इंटरवेंशन, जो स्पेसिफिक मिलिट्री इंटरवेंशन होता था इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसको मॉनरो डॉक्ट्रिन का 2.0 वर्जन बोल रहे हैं। एनीवे आई वोंट गो इनटू द डिटेल टू मच, वहां पे क्या मतलब है उसका। बट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो यूएस है उसने इंडिया को बोला है कि इट एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बी अ रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर एटलीस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन। तो वहां पे जो इंडिया का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ाया है यूएस ने। एंड उस वे में जो चाइना है, चाइना का भी इंपॉर्टेंस जो यूएस है वो उसको पहले एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखता था, एटलीस्ट इन द बाइडेन एरा। ट्रंप ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें उन्होंने उसको एक जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर की तरह बताया। तो यहाँ पे जो थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वाज अर्लियर। जो चाइना की तरफ स्टैंड है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा है यूएस, लेकिन वहां डेफिनेटली ये चीज इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ा है। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत ज्यादा बार मेंशन्ड नहीं है उस पूरे डॉक्यूमेंट में, लेकिन जहां मेंशन्ड है उसमें वो उस पर्सपेक्टिव से मेंशन्ड है कि इट एक्सपेक्ट्स इंडिया टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। एंड वहां पे जो सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, जो सिक्योरिटी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया, बट इंपॉर्टेंस जो है इंडिया का, वो इंडिया को खुद से मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी की इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन एज अ होल। मूविंग ऑन, अगर डिफेंस और मिलिट्री के एस्पेक्ट देखें तो एज आई मेंशन्ड यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया था 2016 में, एंड दैट हैज कंटिन्यूड टिल नाउ। उसके अलावा 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। एंड इसमें हाँ, मैं मतलब नहीं बताया था ना ये 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स का। GSO-MIA ये जनरल सिक्योरिटी जो है उसके कोलैबोरेशंस के लिए था। ये लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का है कि जो इंडिया के फैसिलिटीज हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, बट मेजरली जो IOR में सीमित हैं, इंडिया के जैसे मिलिट्री बेसिस है, डुकम पोर्ट है ओमान में, उसके अलावा आगलेगा आइलैंड्स है, वो सब के एक्सेस जो है वो यूएस को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल एक्सेस होता है कि यूएस के जो वेरियस मिलिट्री बेसिस हैं उनमें लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया को जैसे फॉर एग्जांपल अपने रिसोर्सेज रिप्लेनिश करने हैं, जो शिप्स हैं उनको कुछ लाइक ऊपर ऊपर से ठीक करवाना है, कुछ मोर लॉजिस्टिक्स चाहिए, सप्लाईज चाहिए, वो सब के लिए एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के फैसिलिटीज। कॉम कासा है कम्युनिकेशंस के पर्सपेक्टिव से कि जो इंडिया और यूएस के मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव होगा। एंड दिस विल हेल्प अ लॉट जस्ट इन केस हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो अगर वॉर हो रहा है तो ये दिस विल हेल्प अ लॉट। एंड बेका इज
ये जियोस्पेशियल डेटा के लिए एक्सचेंज अग्रीमेंट था कि जो जियोस्पेशियल डेटा होता है, यूएस हैज अ लॉट ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स, उनका जो डेटा है दैट विल हेल्प that will be exchanged in a reciprocal manner, and of course इंडिया भी अपने फैसिलिटीज यूएस को प्रोवाइड कर रहा है, बट जो यहाँ पे यूएस की फैसिलिटीज है वो ऑफ कोर्स वे बेटर हैं, वे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो दैट इज गुड फॉर इंडिया. And of course, post the Galwan clash, because this was signed in 2020 only, post the Galwan clash, BECA agreement has actually helped India increase its intelligence, जो intelligence gathering है across the Ladakh border also. Yes, moving on. जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये क्वाड के जो 4 प्लेयर हैं, हाँ क्वाड के जो 4 प्लेयर हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन 4 की ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, मालाबार एक्सरसाइज. बट ये क्वाड का जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ये एक्सरसाइज होती है. युद्ध अभ्यास एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया यूएस की. और ऑफ कोर्स आई वाज मेंशनिंग जॉइंट वेंचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, टाटा एबस C295, जनरल इलेक्ट्रिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, F1 414 इंजन फॉर तेजस मार्क 2. ये एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है. सोसा अग्रीमेंट 2024 में साइन हुआ है, एंड ये डिफेंस सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए, फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस इंडिया गोज टू वॉर, लाइक हाइपोथेटिकली किसी कंट्री के साथ, तो वहां पे सोसा अग्रीमेंट के अंडर जो इंडिया के एक्विजिशन ऑफ डिफेंस सप्लाईज होंगे फ्रॉम द यूएसए वो फास्ट हो जाएंगे, उनको उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, बेसिकली बस एक्विजिशन आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. तो सो बेसिकली दिस विल हेल्प इन डिफेंस सप्लाई चेन रेजिलियंस. उसके अलावा अगर जियो इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो as I was mentioning, मिशन 500 का है कि इंडिया विल बाय इंडिया इंटेंड्स टू बाय $500 billion ऑफ टेक, एयरक्राफ्ट, डिफेंस, ट्रेड सप्लाईज फ्रॉम यूएसए बाय 2030. उसके अलावा $200 billion का ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड जो है वो ऑलरेडी है, 40 बिलियन का सरप्लस है. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉर इंडिया, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट कि इतने स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंसेस क्यों हैं इंडिया और यूएस की इकोनॉमीज में भी. तो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव. ऑफ कोर्स उसके अलावा जो इंडिया का 130 बिलियन का रेमिटेंस है, 130 बिलियन रेमिटेंस बेसिकली वही होता है कि जो इंडियन ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनका जो रेमिटेंस है वो इंडिया में $130 बिलियन आता है. दिस वाज अ रिपोर्ट बाय माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ करके रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक का. तो इंडिया इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ओवरसीज रेमिटेंसेस. $130 बिलियन में से जो मेजॉरिटी है, क्लोज टू 45 to 50%, वो एक ही रीजन से आता है, विच इज नॉर्थ अमेरिका, एंड नॉर्थ अमेरिका में यूएस का कंपेयर टू चाइना बहुत ज्यादा है. तो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव. एंड उसके अलावा साइंस एंड टेक में देखेंगे तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है रिगार्डिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो इंडिया हैज बीन इनवाइटेड टू बी अ मेंबर, बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है. ट्रस्ट फ्रेमवर्क, एज आई वाज मेंशनिंग, जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका ही इंप्लीमेंटिंग जो है वो ट्रस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू हो रहा है. उसमें स्पेस फील्ड में देखें तो ये निसार करके सैटेलाइट है जो अभी लॉन्च हुई थी नासा और इसरो की. उसके अलावा आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, एक्सियम 4 मिशन है जिसमें डॉक्टर शुभांशु शुक्ला एक्चुअली वेंट टू स्पेस आल्सो वेरी रिसेंटली. उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स में पार्टनरशिप बढ़ रही है. उसके अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में जो बहुत ज्यादा टेक के इंपोर्ट्स होने हैं, फॉर एग्जांपल जीपीयू हार्डवेयर है, जो सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो सब में दिस विल अलाइन अ लॉट विद द जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, दैट विल अलाइन अ लॉट विद द ट्रस्ट फ्रेमवर्क. तो यूएस से हेल्प हो सकता है वहां पे काफी ज्यादा. उसके अलावा डीप टेक सेक्टर में, एआई में इंडस मिशन, इंडस का जो फ्रेमवर्क है, दिस विल हेल्प इन साइंटिफिक कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए. उसके अलावा ऑफ कोर्स एज आई मेंशन 2008 सिविल न्यूक्लियर डील. प्रॉब्लम हुआ था कि दिस वाज साइंड इन 2008, लेकिन अभी तक एक भी इंडिया में यूएस कंपनी के द्वारा सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट बना नहीं है. उसका बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ था, CLNDA, सिविलियन एंड लीगल न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, सॉरी सिविलियन लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010, क्लिंडा एक्ट जो था, इसमें जो लायबिलिटी के प्रोविजंस थे वो प्रॉब्लमैटिक थे फॉर यूएस कंपनीज. उन्होंने इंडिया इस लॉ में बेसिकली क्या लिखा था, एक होता है सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट, एक होता है ऑपरेटर ऑफ इक्विपमेंट. तो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक ही लिमिटेड था. प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड. एंड गवर्नमेंट में भी एक कंपनी थी, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इनके अंडर आते थे पूरे इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कोर्स, उनका ऑपरेशन. एंड सप्लायर हो सकते थे बाकी कंट्रीज के भी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, कोई भी. एंड इस लॉ में लिखा था कि अगर कुछ होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यूक्लियर डिजास्टर, समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड इन चेर्नोबिल, व्हाट हैपेंड इन फुकुशिमा इन 2011, इस लॉ के अंडर लिखा था कि
जो सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर यूएस की कंपनी वेस्टिंग हाउस करके एक है, वो सप्लाई करती है इक्विपमेंट विच इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बाय एनपीसीआईएल, तो जो लायबिलिटी है, जो डैमेजेस पे करने होंगे वो सप्लायर भी पे करेगा, और वो सप्लायर जो पे करेगा उसका जो लिमिट था वो भी बहुत ज्यादा था, ये एटलीस्ट यूएस कंपनीज को बहुत ज्यादा लग रहा था। एग्जैक्ट फिगर आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई थिंक 1500 करोड़ कुछ करके था, विच इज एक्चुअली नॉट अ लॉट, बट ठीक है। तो वो जो है ये लायबिलिटी का जो डैमेजेस का प्रोविजन था कि जो प्राइवेट कंपनीज है जो सप्लाई कर रही है उनको भी देना पड़ेगा, दैट वाज द मेन प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन एंड दैट हैज बीन रिमूव्ड नाउ इन द शांति एक्ट। शांति एक्ट 2025, दिस वाज ब्रॉट रिसेंटली। तो इस एक्ट का एक ही काम है बेसिकली टू इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर, एंड वो चीज बढ़ेगी ऑफ कोर्स अब, बिकॉज शांति एक्ट में प्राइवेट जो फॉरेन कंपनीज है वो भी अलाउड है, तो यूएस की कंपनी के लिए, यूएस की जो कंपनीज है उनके लिए इट्स अ गुड प्रोविजन। मूविंग ऑन सॉफ्ट पावर एंड P2P रिलेशंस, अगर देखा जाए तो जो इंडिया का डायस्पोरा है, इंडिया हैज क्लोज टू 3 करोड़ पीपल who are living abroad either as persons of Indian origin or as NRIs. अब वो ये डिफरेंस होता है, NRI is non-resident Indian, NRI is still an Indian citizen, and PIOs जो हैं they are not Indian citizens, they have like taken citizenship of other countries but they are still persons of Indian origin. तो PIO plus NRI मिला के लगभग 3 करोड़ लोग हैं which are like of Indian origin living across the world, उसमें से more than 40 lakh people are in USA, which is a huge number, and they आर लाइक आई मेंशन पहले भी, सिविल एंड न्यूक्लियर डील में इंडियन डायस्पोरा का काफी स्ट्रॉन्ग वो था कंट्रीब्यूशन, एंड उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूएस जो कैपिटल है, उनका जो पार्लियामेंट है उसमें जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोअर हाउस है बेसिकली, उसमें आई थिंक इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो उसमें एक समोसा कॉकस है। समोसा कॉकस बेसिकली, अभी जूम आउट कैसे होगा, देख मतलब समोसा कॉकस है, समोसा कॉकस का बेसिकली मतलब वो ये कि इट्स अ ग्रुप ऑफ एमपीज देयर, उसमें जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जनरली, मतलब वही होंगे समोसा कॉकस में, दे आर लुकिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, की इंडिया यूएस रिलेशनशिप ज्यादा खराब ना हो, इंडिया यूएस रिलेशनशिप में अलग अलग इनिशिएटिव्स प्रमोट होते रहे, इंडिया के इंटरेस्ट इन यूएस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स as people like to call, India is the largest democracy, USA is the oldest democracy, at least formally देखा जाए तो, as I was mentioning in the beginning of the lecture also। तो या ये डेमोक्रेसी का एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रहता है हमेशा, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज वाई the former Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had also called that India and US were natural partners and natural allies। तो आगे जाके वो चीज ही बढ़ी है, उभरी है, एंड as I was mentioning जो ये स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस हैं ये इतने मल्टी डिमेंशनल, इतने वेरिड हैं कि छोटी चीजें जो खराब करती हैं रिलेशन को, वो दे आर प्रॉब्लम्स, दे आर इरिटेंट्स, बट उनका मतलब ये नहीं होता कि अब डूब रही है इंडिया यूएस रिलेशनशिप, दे आर आई वुड से शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कोर्स, दे कांट बी इग्नोर्ड, they need to be taken care of, but हाँ, they will not shake the very strong foundation, the varied multi-dimensional foundation of India-US relations. Moving on, अब of course strategic divergences भी हैं ही, दो बहुत ही बड़े देश हैं, एक 35 करोड़ का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड उसमें आई वुड से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाउ द टू कंट्रीज एट देयर कोर लुक एट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो कौटिल्य से इंस्पायर्ड है। कौटिल्य कैसे देखते थे, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के टर्म्स में देखते थे। इनका एक मंडल थियरी है, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में इन्होंने यही बोला है कि देयर आर एनिमीज एंड देयर आर फ्रेंड्स, एंड उनके जो रिलेशंस है उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। तो वी नीड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इवन अराउंड इन आवर नेबरहुड एंड ऑफ कोर्स विद ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर लाइक यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशिया, चाइना ऑल्सो। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये क्लैश कर जाती है जब यूएस जैसे कंट्रीज आते हैं जिनका ट्रांजैक्शनल रियलिज्म पे चलता है कि हाँ हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये दो, शॉर्ट टर्म में हम ये करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और चाइना के रिलेशंस देखा जाए तो सबसे पहले ऑफ कोर्स चाइना वाज अ कम्युनिस्ट नेशन, यूएसए वाज अ कैपिटलिस्ट नेशन। स्टार्टिंग में 50s में देयर वाज अ प्रॉब्लम, 60s में टुवर्ड्स द लेटर 60s क्या हुआ, यूएसएसआर और चाइना में प्रॉब्लम होने लगी, उनका एक कोर डिस्प्यूट था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो इसलिए किसिंजर एंड निक्सन दे स्टार्टेड इंप्रूविंग द रिलेशंस विद चाइना, एंड उसी में वो यूएस पाकिस्तान चाइना का एक्सेस भी बना था, जिस टाइम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का रफली वो टाइम था। उसके बाद ऑफ कोर्स इस टाइम पे अगर देखा जाए तो अगेन यूएस चाइना आर
वेरी वेरी दे आर वेरी एडवर्सेरियल, बेसिकली हॉस्टिलिटी नहीं बोलूंगा बट दे आर वेरी एडवर्सेरियल। तो वो ये कि किसिंजर का ट्रांजैक्शनल रियलिज्म चलता है शॉर्ट टर्म में, एंड इंडिया देखता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे जो लॉजिक है वो थोड़े से क्लैश कर जाते हैं। एंड हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ कोर्स है ही कि एज आई वाज मेंशनिंग, पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिला था ड्यूरिंग 1971 वॉर बाय यूएसए अगेंस्ट इंडिया। 7th फ्लीट पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लीट था, वो फ्लीट में प्रॉपर लाइक 25-30 शिप, उनके 50-60 हजार मरीन्स, मतलब इट वाज अ बिग फ्लीट आई वुड से। तो वो एक प्रॉब्लम था एंड वो हिस्टोरिकल लेगेसी अभी भी है, इसलिए कई बार यूएसए को अभी भी एक सस्पेशन के साथ देखा जाता है, इवन बाय लाइक इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, यस बाय पीपल ऑल्सो। या मूविंग ऑन, अगर जियो इकोनॉमिक रिलेशंस देखा जाए तो टैरिफ प्रेशर जो ये ट्रंप ने डाला है, इट इज आई वाज सेइंग कि हमारा लॉन्ग टर्म इतना इशू नहीं होगा, बट इट इज एन इरिटेंट, इट इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद, एंड ऑफ कोर्स उस वजह से हमारी जो ट्रेड डील है, इंटरिम ट्रेड डील है, वो ही आई है। उसके अलावा ट्रंप जी कई बार ब्रिक्स, एससीओ जैसे फ्रेमवर्क्स का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। ब्रिक्स का तो काफी उन्होंने एक्सप्लिसिट क्रिटिसिज्म किया था, क्योंकि ब्रिक्स में ऑफ कोर्स एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का जो उनका ब्रिक्स का जो मैंडेट है, कोर मैंडेट ही स्टार्टिंग से है कि एक ऑल्टरनेटिव नॉन वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का, एंड इसलिए ब्रिक्स ने अपने इंस्टीट्यूशंस में बनाए थे, लाइक द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट इन प्लेस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। बट अगेन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ वो बोलते रहते हैं कि ब्रिक्स नेशंस पे हम टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, बट ठीक है, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स हैं, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके अलावा ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक स्पेशल वॉच लिस्ट निकालता है, इट्स कॉल्ड द स्पेशल 301 लिस्ट। ये बेसिकली उस चीज के लिए कि कौन कौन से कंट्रीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जिनके साथ यूएस ट्रेड करता है, एंड जिन कंट्रीज में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हर साल इंडिया इसमें आता है कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उस वजह से जो ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट यूएस से इंडिया में, उन सब में थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ इंडिया सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, नहीं है, ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं मुझसे, बट हाँ अगर ये रिजॉल्व हो जाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, एटलीस्ट इंडिया में। मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो डाइवर्जेंस आया था वो इस वजह से आया था रशिया यूक्रेन वॉर में। ऑफ कोर्स वेस्ट, यूएस लेड वेस्ट एक्सपेक्टेड इंडिया टू बी मोर एडवर्सेरियल टुवर्ड्स रशिया आफ्टर द वॉर, बट इंडिया ऑफ कोर्स चोज द मिडिल पाथ। हम बेसिकली रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं किए, और हम ये भी नहीं बोले कि अच्छा कर रहे हैं, हम बोले कि वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस and this is not an era of war as the Prime Minister Modi's statement was in front of Vladimir Putin. But हाँ वो ये वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि we should have been more adversarial, but हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करें, ऑयल खरीदते रहे सस्ते प्राइस पे, एंड उससे हमें बेनिफिट भी काफी हुआ। एनीवे दिस वाज सीन एज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इरिटेंट बाय एटलीस्ट बाइडेन, बट हाँ आगे जाके अभी चीजें उतनी इस वे में, मतलब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे उतनी खराब नहीं है, एंड या रशियन ऑयल ट्रेड तो था ही। मूविंग ऑन, जियो स्ट्रेटेजिक स्फीयर में देखा जाए तो जो इंडो पैसिफिक, एज आई वाज मेंशनिंग, यूएस देखता है इंडो पैसिफिक को एज अ स्फीयर फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना, एंड इंडिया देखता है इंडो पैसिफिक को नॉट एज बीइंग अगेंस्ट एनी कंट्री बट हैविंग अ पॉजिटिव सिक्योरिटी एजेंडा ऑफ इट्स ओन, कि इट नीड्स टू प्रमोट अ रूल्स बेस्ड प्लूरलिस्टिक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये चीज पीएम मोदी ने बोली थी कि हाउ इंडिया सीज द इंडो पैसिफिक। उनका एक स्पीच है, बड़ा अच्छा स्पीच है 2017 का, शांग्रीला डायलॉग का। उन्होंने बहुत ही डिटेल में उन्होंने वो दिया था, जो एक संस्कृत का कोट है, एकम सत विप्रा बहुधा वादंती। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि देयर इज बट वन ट्रूथ बट द वाइज सी द ट्रूथ इन डिफरेंट वेज। ट्रूथ एक ही है, सब लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से वहां पहुंचते हैं। तो ये सिमिलर चीज समवॉट स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन्स के लिए बोली थी कि देयर इज वन गॉड एंड एवरीवन ट्राइज टू अप्रोच दैट गॉड थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बट एनीवे यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से पीएम मोदी ने बोला था कि इंडिया सीज इट्स विजन फॉर इंडो पैसिफिक सिमिलर टू दिस, कि हम एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर प्रमोट करना चाहते हैं, जहां पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं वो होंगे, रूल्स बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड ऑर्डर विल बी रूल्स बेस्ड, इट विल बी प्लूरलिस्टिक, इट विल बी लिबरल, लेकिन नो वन विल बी कोअर्स्ड टू फॉलो दोज रूल्स स्पेसिफिक उस वे में। एंड बिकॉज जो पीस है, वो पीस इंडिया जिस वे से देखता है वो ही पीस बाकी कंट्रीज भी उस वे में देखते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से उस पीस तक पहुंचेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टेंस है वो नॉन कोअर्सिव होगा, बेसिकली प्लूरलिस्टिक होगा वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये बेसिकली कह सकते हो एक क्रिटिसिज्म है बहुत ही यूनिलैटरल विजन ऑफ वर्ल्ड का। जैसे चाइना देखता है कि इट नीड्स अ यूनिलैटरल एशिया, यूएसए देखता था कि इट नीड्स अ यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर, तो वो उसका क्रिटिसिज्म है बेसिकली कि यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए कुछ भी, इट नीड्स टू बी प्लूरलिस्टिक।
उसके आगे एज आई वाज मेंशनिंग यूएन रिफॉर्म को लेके, यूएनएससी को रिफॉर्म के लिए लेके, यस यूएसए हैज सपोर्टेड इंडिया, बट ऑफ कोर्स जो वीटो पावर है वो तो सपोर्ट करता ही नहीं है। उसके अलावा भी लाइक यूएसए इज नॉट डूइंग अ लॉट अदर देन जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट कि हाँ वी सपोर्ट इंडियाज परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। उसके अलावा वो ये कंसेंसस बिल्डिंग नहीं कर रहा है यूएस, इट्स नॉट वेरी एक्टिव। तो हाँ लाइक आई वुड से कि ये एक डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक चीज है। उसके अलावा ईरान, इंडिया एंड ईरान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल फॉर इंडिया टिल 2018 के आसपास तक, बट वो ये उसके बाद ट्रम्प 1.0 जब था 2017 टू 2020, उस टाइम पे ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा ले, वो इंडिया को थ्रेटन किया था सैंक्शंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स इंडिया स्टॉप्ड इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। एंड उसके बाद दैट हैपेंड बिकॉज ईरान वाज ऑफ कोर्स नॉट एज बिग एज अ प्लेयर एज रशिया। रशिया के लिए हमने तब भी काफी जो प्रेशर है वो झेला है, ईरान के लिए उतना नहीं झेला बिकॉज हमारे लिए ईरान रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट था। बट येस इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग दैट इंडिया कुड नॉट let's say go ahead with its strategic autonomy exactly as it would have wanted with respect to Iran because of US pressure। and इसलिए अभी भी चाबहार का एक अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने, 10-year अग्रीमेंट था, लास्ट ईयर साइन हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर साइन हुआ है। वो जो 10-year अग्रीमेंट है उस वजह से भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर कैन बी सेकेंडरी सैंक्शंस। तो अब चाबहार पोर्ट में जो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो वहां से लॉजिस्टिक्स के काम करवा रही हैं, बिजनेस करवा रही हैं, उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस का थ्रेट है बाय ट्रम्प, बिकॉज उसने वही बोला है कि चाबहार से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड कोई भी जो कंट्रीज हैं विच आर ट्राइंग टू बाईपास यूएस सैंक्शंस, दे विल बी यूएस विल पुट सैंक्शंस ऑन देम, सेकेंडरी सैंक्शंस जिन्हें बोलते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट पावर ऑफ कोर्स पीपल टू पीपल रिलेशंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, 40 लाख का डायस्पोरा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं पढ़ने, बट ये H1B वीजा इशू जो आया है, दिस इज थ्रेटनिंग दिस रिलेशनशिप एज आई वाज मेंशनिंग कि 130 बिलियन डॉलर्स में से बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस जो है इंडिया में वो यूएस से ही आते हैं, लेकिन अब बहुत सारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहां पे रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट $100,000 फी। तो वो $100,000 फी जो है, $100,000 फी अगर लग गई तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर यूएस कंपनीज टू टेक इंडियन एम्प्लॉइज, एंड ऑफ कोर्स जो इंडियन कंपनीज इन यूएस हैं आल्सो फॉर देम टू टेक इंडियन एम्प्लॉइज। तो वो ये कि इसका अब वो ये कि इसका एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लोग ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सिलिकॉन वैली है इट विल स्टार्ट मूविंग टू इंडिया, कि हाँ जो वहाँ की कंपनीज हैं जिनको इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, अच्छे भी लगते हैं काम में, दे माइट स्टार्ट सेटिंग अप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया ओनली टू एस्केप दिस $100,000 फी। देखा जाएगा, बट वो ये कि एटलीस्ट यूएस में फॉर शॉर्ट टर्म में तो ये डेफिनेटली एक काफी बड़ा डेटरेंट रहेगा फॉर इंडियन एम्प्लॉइज who want to go to USA, and of course Indian students जो वहां जा रहे हैं उनके लिए भी, because आगे जाके everyone looks for a job and this job might not be possible without the H1B visa in the first place। या तो ये मैं बस वही कंटिन्यूएशन है उस चीज का कि जो यूएस एंड इंडिया का पर्सपेक्टिव है, अगेन रॉन्ग मैप, इंडिया एंड यूएस का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स चाइना वो यही है कि चाइना के लिए यूएस कंटेनमेंट करना चाहता है थ्रू इट्स ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एंड इंडिया जो है वो उसको एक उस पर्सपेक्टिव से देखता है कि it has a positive security agenda, it has a pluralistic security agenda which is not particularly against any other country, and India of course चाइना को यहाँ से भी प्रेशर I would probably not the correct way, but यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इंडिया के कॉन्टिनेंटल स्फीयर में जहाँ पे यूएस उसकी नहीं हेल्प कर रहा है एटलीस्ट नॉट डायरेक्टली, वो चाइना के लिए एक प्रेशर पॉइंट है। उसके अलावा यूएस यहाँ से इंडो पैसिफिक से चाइना के लिए एक प्रेशर पॉइंट रखता है, ये सॉर्ट ऑफ एक टू फ्रंट डिलेमा चाइना के लिए क्रिएट कर रहे हैं इंडिया और यूएस। बट हाँ, दिस इज नॉट अ वेरी एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बाय इंडिया एंड यूएस, ये एक अंडरस्टूड सी चीज है कि यूएस इंडिया की हेल्प करता है बिकॉज इंडिया इज एडवर्सरी फॉर चाइना, एंड इंडिया यूएस की हेल्प लेता है बिकॉज यूएस इज एन एडवर्सरी ऑफ चाइना। ये एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड अग्रीमेंट है, बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली टर्म्ड दिस वे कि हाँ दोनों मिलके चाइना को अटैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया तो वही है कि इंडिया अपने एक्टिव डिफेंस पे ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इंटरनल बैलेंसिंग पे फोकस कर रहा है। इंटरनल बैलेंसिंग ओनली मींस इंक्रीजिंग इट्स ओन मिलिट्री पावर। So this is probably it. We are coming to the way forward, the final aspect of India-US relations, how to move ahead with it. कुछ चीजें हैं जो यूएसए को रियलाइज करनी है, एंड इंडिया का ये ड्यूटी है कि वो यूएस को ये चीज रियलाइज करवाए विद टाइम, एंड उसमें सबसे बड़ा यही है कि इंडिया इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट पावर वर्सेस अ रिफॉर्मिस्ट पावर। रिविजनिस्ट पावर कौन है? चाइना। वो एक साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया डज नॉट वांट टू destabilize the current world order, it just needs its own space in this world order, it wants to emerge as its own pole in this world order, so it's a reformist power, not a revisionist power, and ये यूएसए को समझाना है हमें। इसलिए
जो है यूएस को वो चीज देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो जीरो सम नहीं है बट पॉजिटिव सम है, क्योंकि अगर इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करके रशिया के साथ रिलेशंस रख रहा है वर्सेस मतलब यूएस वही चाहता है कि रशिया के साथ तो हमारे रिलेशंस ना रहे, फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल वगैरह वगैरह, बट अगर इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस रख रहा है दैट इज आल्सो हेल्प डाइल्यूटिंग द रशिया चाइना एक्सेस which is problematic for USA also. China is problematic for USA. Russia is problematic for USA. Hence, the Russia-China axis is more problematic for USA than for India also. मतलब at least US के perspective में. तो US को ये चीज realize करनी चाहिए कि इंडिया का strategic autonomy is positive sum. It will end up being positive, beneficial for India, for USA both. इंडिया को ऑफ कोर्स ये चीज देखना है कि इट नीड्स टू एंगेज द डोमेस्टिक यूएस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. डोमेस्टिक यूएस कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब वहां पे हमारा जो लॉबिंग पावर है, वहां पे हमारा जो डायस्पोरा है उसको और एक्टिवली एंगेज करना है. और ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है यूएसए में वो बहुत ही सबपार है. सो पीपल हु आर स्टडीइंग यूएसए वेरी डीपली दे नो दिस थिंग कि यूएस में लॉबिंग मैकेनिज्म्स वर्क वेरी नाइसली. ऑपरेशन सिंदूर के आसपास लास्ट ईयर Pakistan, I think, gave close to 50, 60, 70 million dollars to lobbying agencies there to promote its own narrative. India का narrative उतना promote नहीं हुआ है वेस्ट में जितना पाकिस्तान ने किया. And उसका result वही है कि India, people are saying like this, again, not me, India won on the battlefield but lost the narrative war. Narrative war जो वही की जो social media पे चल रहा था. अभी भी like बहुत सारे इंडिया के soldiers वही बोल रहे हैं कि हमें सामने पाकिस्तान के हम पाकिस्तान के सोल्जर्स और उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो गिराए और हमारी जनता ही हमारा बिलीव नहीं कर रही है. सो सैड मतलब, बट ठीक है, दैट्स द ट्रूथ, दैट्स व्हाट हैपेंड. तो वो ये कि हमें इन यूएस की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और एक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा. हमें अपना इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस जो है वहां पे और बढ़ाना पड़ेगा जिससे इंडिया कैन परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट इन यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. मूविंग ऑन, अब ये थिंकर्स के मैंने नाम लिखे हैं. दिस इज ओनली फॉर पीएसआईआर स्टूडेंट्स, नॉट नेसेसरी फॉर जीएस स्टूडेंट्स. उसके अलावा हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन, इंडिजनाइजेशन, बेसिकली हम अपना हार्ड पावर, अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है वो बढ़ाएं. बिकॉज दिस इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ फंक्शन ऑफ रियल पॉलिटिक्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ रियलिज्म. Values matter, yes, they have their own place. Vasudhaiv Kutumbakam has its own place, but world will respect India only when it has hard power. Hard power का मतलब होता है economic strength. Hard power का मतलब होता है military strength, defense architecture, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सब हार्ड पावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर इंडिया को काम करना है. वो ये कि वी नीड टू यूज द ट्रेड डील विद यूएसए, वी नीड टू यूज दिस टैरिफ प्रेशर टू रिफॉर्म आवरसेल्फ, जिससे हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो कॉस्ट डेफिशिएंसी है, जो कॉस्ट आर्बिट्राज, जो कॉस्ट डिफरेंस था इंडिया का एक्सपोर्ट्स इनटू यूएसए कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो कॉस्ट आर्बिट्राज था, अगर वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, तो हम अपनी एफिशिएंसी, अपना प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग और बेटर करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और इन्वेस्ट करें, सो दैट हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. एंड दिस विल आल्सो हेल्प अस इंडिजनाइज आवर डिफेंस प्रोडक्ट्स. एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू गो फॉर डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन आल्सो. एंड हम अपन ये चीज कर भी रहे हैं. जो ये मैं बता रहा था, जी के F414 इंजन जो हैं, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जी की डील है टू जॉइंटली प्रोड्यूस दीज इन द कंट्री. उसके अलावा वी आर buying MQ-9B drones, MQ-31-9B drones from USA. These are both from USA. This is a joint venture and this is a proper buy-selling thing. As our defense diversification as pursuing our strategic autonomy, we are buying 114 more Rafales from France, and this was very recently finalized, I think 3-4 days ago only. Today is the 15th of Feb 2026. So yeah, yes, defense diversification absolutely essential. And रशिया से भी जो हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे थे वो डिले हो गए बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. उस पर्सपेक्टिव से भी हमें मेक श्योर करना है कि वी आर डाइवर्सिफाइंग. वो ये कि बहुत ज्यादा यूएस पे भी नहीं डिपेंड हो सकते, रशिया पे भी नहीं. वी कैनॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल कंट्री. वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर डिफेंस सोर्सेज एंड वी नीड टू इंडिजनाइज आवर डिफेंस सोर्सेज. एंड ऑफ कोर्स we need to keep pursuing our strategic autonomy and diplomatic tightrope because it will be positive sum in the long run. Short term में issue आएंगे, दिक्कतें आएंगी, but this will help us keep our national interest as the primary consideration for the Indian foreign policy, as was very well mentioned by the External Affairs Minister Subramanian Jaishankar 1 or 2 days ago in the Munich Security Conference also. And उसमें वही है कि क्वाड के साथ हमें अपना पूरा एंगेजमेंट रखना है. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ हमें पूरा एंगेजमेंट रखना है. यूएस के बायलैटरल रिलेशंस के साथ हमें पूरा एंगेजमेंट रखना है. बट उसके साथ साथ वी नीड टू परस्यू ब्रिक्स, SCO और जितने भी अदर हमारे
प्लूरिलैटरल ग्रुप्स हैं उन सब को हमें करना है। अब बाकी बायलैटरल रिलेशंस भी देखना है, बी इट विद रशिया, बी इट विद आसियान नेशंस, बी इट विद इन आवर ओन नेबरहुड। हमें हर एस्पेक्ट मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी चाहिए बेसिकली। किसी भी एक कंट्री पे बहुत सारा वही, वी कांट पुट आवर एग्स इन ऑल एग्स इन वन बास्केट बेसिकली, दैट्स द थिंग। सो वही है कि वी नीड टू मेक श्योर दैट इंडिया यूएस रिलेशनशिप कीप्स इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, एंड वो अचीव तभी होगा व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन एटलीस्ट ग्रेजुअली। शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव्स हैं, लॉन्ग टर्म में जो पॉजिटिव्स हैं दे विल बी कंपाउंडेड इवन बेटर। एंड वही है कि it is important that this defining relationship of 21st century is beneficial not for just these two countries, India and US, but it will emerge as a custodian of the liberal world order. It can emerge as the custodian of liberal world order. Trump का जो transactionalism है, that is a short term, I would say, setback to this, but going ahead in the long run at least, जो democratic rules based pluralistic liberal world order है, उसके जो foundational principles हैं जो कि US ने सेट किए थे और जो इंडिया आगे लेके चल रहा है, they can be good and they can emerge as a force multiplier for the liberal world order in the long run at least. So this is it. I think this is it with the lecture. Thank you so much. I'm Arsh Singh Chauhan. Today is the 15th of Feb. I did not write the date earlier. I think I did not write. Nah, first lecture mein first slide pe hai. Anyway, this is Arsh Singh Chauhan, and this is my QR code if you want to catch me and all my socials. So thank you very much, and I'm hoping that this was became a little long, but yes, I'm hoping that this was beneficial for everyone. सबको अच्छा लगा, सबको समझ आया बहुत सारा, and पढ़ते रहिए, समझते रहिए, results आते हैं. Thank you so much.